हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले पीओएसी। तो पीओएसी का कॉन्सेप्ट तो हम समझते हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि पीओएसी बोलते किसको है, किसका मतलब क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, इसका मतलब होता है कि जब भी कोई रिएक्शन होता है तो वहां पे एटम कंजर्व होते हैं। क्या होते हैं? कंजर्व होते हैं। मतलब एटम जितने तुमने रिएक्टेंट साइड में लिए हैं उतने ही एटम तुम्हारे प्रोडक्ट साइड में आने वाले हैं। जितने एटम तुम्हारे रिएक्टेंट साइड में हैं उतने ही एटम तुम्हारे प्रोडक्ट साइड में आते हैं। इसको हम बैलेंसिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैलेंसिंग। तुम लोग किसी भी रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हो? क्योंकि तुमको एटम को बैलेंस करना होता है। पीओएसी का मतलब ही एटम का बैलेंस करना होता है। और पीओएसी हमसे ये कहता है कि एटम हमारे कंजर्व होते हैं और बैलेंसिंग हम इसी के लिए करते हैं। देखो यहाँ पे एक चीज मैं समझा देता हूं, एक रिएक्शन के थ्रू मैं समझाता हूं। जैसे मान लो हमारे पास हो गया N2 प्लस H2 gives you NH3। देखो एक रिएक्शन मैंने सिंपल सा रिएक्शन लिया है, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन रिएक्ट करता है तो अमोनिया बनाता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे देखेंगे तो यहाँ पे एटम बैलेंस नहीं है। क्यों? देखो नाइट्रोजन के कितने एटम है? 2 है। लेकिन प्रोडक्ट साइड में कितने एटम है? एक ही एटम है। तो इसको हमको बैलेंस करना पड़ता है। और बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लगाऊंगा 2 और यहाँ पे लगाऊंगा 3। यस और नो? हाँ या नहीं? यही होता है ना। अब बैलेंसिंग मैंने क्यों किया? क्योंकि मेरे को एटम को बैलेंस करना था। एटम क्योंकि कंजर्व होते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के कितने एटम थे, तो इस मॉलिक्यूल को पर्टिकुलरली देखो तो इसमें कितने एटम है? 2 एटम है। 1 मोल, ये सामने कोफिशिएंट कितना है? 1 है। इसका मतलब 1 मोल होगा। हम इसको कैसे पढ़ते हैं? 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 3 मोल हाइड्रोजन टू गिव यू 2 मोल अमोनिया। तो यहां पे हमको क्या बोलेंगे? 1 मोल N2। इसका मतलब क्या हो? कितने एटम होंगे? कितने एटम होंगे इसके अंदर? भाई 1 मोल N2 है, मतलब मॉलिक्यूल कितने हैं? 1 मोल। एटम कितने होंगे? 1 मोल में 2 इंटू 1 मोल करेंगे। क्यों? क्योंकि 1 मॉलिक्यूल के अंदर 2 नाइट्रोजन, तो 1 मोल के अंदर 2 इंटू 1 मोल, इतने ही एटम होंगे। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो 1 मोल N2 है, तो इसको मैं एटम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, एटम कितने हो जाएंगे? 2 इंटू 1 मोल। यही तो है, तुम यहां पे यही तो काम करते हो कि भाई 2 एटम है नाइट्रोजन के। यहां पे भी एटम कितने हो गए? 1 इंटू 2, 2 एटम है यहाँ पे नाइट्रोजन के, 2 एटम। यही काम तो करते हैं। ये 2 मोल इंटू 1, इसके नीचे कितना है? 1। एक मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन 1 एटम है। यहां पे देखो 1 मोल N2 है और यहां पे 2 मोल NH3 है। एटम्स कितने हुए? एटम्स हैं, जैसे मैंने यहां पे 2 इंटू 1 किया था, यहां पे 1 इंटू 2 करूंगा। 1 एटम इंटू 2 मोल्स, कितने हो गए? 2। यहां पे हमारे पास क्या था? 2 एटम इंटू 1 मोल। 1 मोल नाइट्रोजन था, 2 एटम 1 मॉलिक्यूल में थे, तो यहां पे दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो गया? 2। देखो बैलेंस हो गया। ये भी 2 आया, ये भी 2 आया। इसका मतलब क्या हुआ? हमने एटम को बैलेंस किया। अब यहां पे अगर मैं हाइड्रोजन के लिए बात करूं तो यहां पे हाइड्रोजन के लिए देखो, फॉर हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के लिए देखो यहां पे कितने हैं? तो 3H2 लिखे हैं। और ये किसके बराबर है? 2NH3 के बराबर है, 2NH3। तो यहां पे इसको देखेंगे तो क्या होगा? एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन होते हैं। एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं। तो टोटल H एटम कितने हुए? दैट इज इक्वल टू 3 मोल, 3 मोल इंटू 2H। टोटल कितने हो गए? 6H। यहां पे भी वही काम करेंगे कि कितना हो जाएगा? देखो यहां पे 2 मोल है तो यहां पे 2 मोल, और यहां पे हाइड्रोजन देखो एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने? 3 है, इंटू 3H। 3 एक मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन कितने? 3 है, तो यहां पे टोटल कितना हो जाएगा? 6H। हमने एटम बैलेंस किया है। यही है पीओएसी।
यही है पीओएसी। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला क्या निकाल लेंगे, हम लोग किसी के लिए भी जब पीओएसी अप्लाई करेंगे तो हम लोग उसके मोल्स को ले लेंगे, जो हमारे पास मॉलिक्यूल है उसके मोल्स को ले लेंगे और एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम है उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और अदर साइड भी वही काम करने वाले हैं। जैसे मैंने यहाँ पे नाइट्रोजन के लिए किया था, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं फॉर नाइट्रोजन, यहाँ पे मैं लिखता हूं फॉर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के लिए हमने यही काम किया था, 2 एटम थे और 1 मोल था तो उसको मल्टीप्लाई किए थे और इसको बराबर किसके साथ किए थे, इसके साथ किए थे। तो यहाँ पे भी 2 आया था, यहाँ पे भी 2 आया था, हमने पीओएसी लगाया था। बैलेंसिंग ही पीओएसी है और एक सिंपल टूल है बैलेंसिंग। हम एक रिएक्शन के लिए किए है ना, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा फायदा है। फायदा मैं तुमको समझाता हूं। जैसे हम लोग कोई एक रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन में हम लोग को बैलेंस करने के बाद पता चलता है कि भाई ये दोनों जो है इतने वेट होंगे, इसका इतना वेट होगा, लेकिन यहाँ पे हमको बैलेंसिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने कंजर्व कर लिया है एटम को। हमको एक जगह से सीधा हम दूसरी जगह तक हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पे मेरे पास बैलेंस नहीं हो तो भी मैं इसको निकाल सकता था, मैं इसको निकाल सकता था। अब मैं इसको एक इक्वेशन, एक न्यूमेरिकल के थ्रू मैं तुमको समझाता हूं कि हम इसको बिना बैलेंसिंग के भी निकाल सकते थे। बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हम लोग तो बैलेंसिंग नहीं कर रहे। प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन का मतलब होता है बैलेंस करना, बैलेंस ही कर रहे थे। देखो मैं इसको दूसरे तरीके से समझाता हूं, एक न्यूमेरिकल के बेसिस पे समझाता हूं तुम लोग को, ताकि ये बढ़िया समझ में आए। अगर मान के चलो यहाँ पे हमको बैलेंसिंग नहीं होता, ये बैलेंस नहीं होते, तो मैं यहाँ पे क्या करता, मान लेते हैं, मैं इसको मान लेता कि यहाँ पे हमारे पास ये जो एटम्स है और ये जो एटम है वो बैलेंस है। मान लो मैंने यहाँ पे पीओएसी अप्लाई ऑन नाइट्रोजन, N2 में मैं अप्लाई कर दूं। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा यहाँ पे मोल्स इनटू, यहाँ पे 2 एटम है 2, और यहां पे मैं क्या करूंगा मोल्स इनटू 1 करूंगा क्योंकि यहां पे हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन के एक ही एटम। तो ये दोनों बराबर कब होंगे ये बताओ। इसके 1 मोल है मान के चलते हैं और यहाँ पे 2 एटम, 1 मोल में 2 एटम है, इसके 1 मोल है और यहाँ पे 1 एटम है। तो हम लोग इसको बराबर कैसे होता है, दोनों इक्वल कैसे होते हैं, जब इसके 1 मोल है तो इसके 2 मोल बनने चाहिए क्योंकि इसके एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 नाइट्रोजन है, इसके एक मॉलिक्यूल के अंदर 1 नाइट्रोजन, तो इसके 2 मोल बनने चाहिए। यहां से हमको क्लियरली समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मोल्स हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, कितने मोल्स से कितने मोल्स बनेंगे। अगर इसका हमको मोल्स मालूम चल गया तो मैं इसके मोल्स निकाल सकता हूं। बात समझ में आ गया। अब पीओएसी का एक बहुत बड़ा फायदा क्या है कि अगर कोई रिएक्शन बहुत सारे स्टेप में कंप्लीट हो जाए, कोई रिएक्शन बहुत सारे मल्टीपल स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, मान लो ए से हमारे पास ए बी मिलके, ए और बी मिलके ए बी बना लिया, और ए बी जो है वो C2 के साथ मिलके ए बी C2 बना लिया, और ए बी C2 जो है वो डी के साथ DE के साथ मिलके मान लो AE2 बना लिया, और यहाँ पे BC बना लिया। मल्टीपल स्टेप। अब तुमको यहाँ पे अगर ए का वैल्यू मालूम है तो तुम इसका वैल्यू निकाल सकते हो। तुमको ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने स्टेप में रिएक्शन हुए, हमको केवल ये पकड़ के चलना है कि एटम जो है कंजर्व होते हैं। जितने एटम यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो सभी के सभी एटम यहाँ पे आ रहे हैं, मतलब इनको सीधा सीधा मैं क्या बोल सकता हूँ, ए से हमारे पास क्या बना AE2। जितने मोल्स यहाँ पे हमको ए के होंगे, नंबर ऑफ एटम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन AE। जितने एटम्स तुमको ए के होंगे उतने ही एटम्स तुम्हारे AE2 में ही आए होंगे। देखो यहाँ पे ए के जितने एटम्स थे सब AB में कन्वर्ट हो गए, जितने AB के एटम्स थे सभी ABC2 में कन्वर्ट हो गए, और जितने एटम्स ABC2 में ए के थे वो सभी के सभी AE2 में कन्वर्ट हो गए। मतलब यहां से जितने एटम्स थे सब यहां पहुंच गए। हमको ये बीच वाले कितने भी मल्टीपल जितने भी स्टेप्स होंगे हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सीधा सीधा पीओएसी लगा के हम निकाल सकते हैं यहां से यहां तक कैसे पहुंचे। बस हमको पीओएसी अप्लाई करना आना चाहिए। हमको ये देखना पड़ेगा कि कॉमन क्या है,
कॉमन देखना पड़ेगा, कौन सा एटम को हम पीओसी लगा दें उसके ऊपर देखना पड़ेगा। तो हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जिससे हम लोग को ये क्लियर हो सके कि पीओसी को अप्लाई कैसे करना है। तो चलो इसको मैं इरेज करता हूं। तो देखते हैं ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हम लोग को और अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा कि पीओसी एक्चुअली है क्या। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, NaNX इज प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग स्टेप M plus X2 MX2 MX2 plus X2 M3X8 M3X8 plus Na2CO3 gives you NX plus CO2 plus N3O4। हमको ये पूरा स्टेप दिए गए हैं, बहुत सारे मल्टीपल स्टेप रिएक्शन दिया गया है और इसमें हमको बोला गया है कि कितने मेटल कंज्यूम होंगे, हाउ मच मेटल इज कंज्यूम टू प्रोड्यूस 206 ग्राम ऑफ NX। कितने मेटल यूज करना पड़ेगा, कितना ग्राम जो है मेटल लगने वाला है 206 ग्राम NX बनाने के लिए। और यहाँ पे हमको उसका एटॉमिक मास भी बताया गया कि M का एटॉमिक मास 56 है, N का 23 है और X का 80 है। ऑप्शन भी हमारे पास दिए गए हैं, तुम देख सकते हो, ठीक है, तुम देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले देखो बेटा, हमको क्या करना है, हमको NX पूछा गया है और हमको M के बारे में पूछा गया है, ठीक ना। हमको किसके बारे में पूछा गया, NX के बारे में पूछा गया कि 206 ग्राम NX हमको बनानी है और किससे बनाने हैं, M से बनानी है। तो सबसे पहले एक बात बताओ, यहाँ पे NX में कहीं M तो दिखाई दे ही नहीं रहा है, NX में कहीं M दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, NX में M नहीं है। मतलब NX को हमको M के साथ रिलेट करते हुए एक ऐसा कंपाउंड चुनना है। तो देखो यहाँ पे इस रिएक्शन में मेरे को मालूम है कि ये जो X आया है वो कहां से आया होगा, देख के बताओ मेरे को कहां से आया होगा। ये X ऑब्वियसली यहां से आया होगा, जितने X यहाँ पे हैं उतने ही X यहाँ पे आएंगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो हमारे पास प्रोडक्ट साइड में जो एटम्स होते हैं वो तुम्हारे रिएक्टेंट साइड के एटम से ही आते हैं। तो यहाँ पे देखो जो भी एटम आए होंगे वो यहाँ से आए होंगे। तो मैं सीधा सीधा अप्लाई कर देता हूँ पीओसी और अप्लाई फॉर X। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ POAC अप्लाइंग फॉर X एटम। X एटम के ऊपर मैं क्या करने वाला हूं, पीओसी लगाने वाला हूं, क्योंकि यहां से X कहां से आया होगा, ऑब्वियसली यहां से आया होगा। तो मैं यहां पे लिखता हूं कि M3X8 से हमारे पास क्या आया होगा, हमारे पास आया होगा NX। जितने एटम यहां पे थे उतने ही एटम यहां पे आए होंगे। अब मेरे को तो ये बैलेंसिंग भी नहीं है, मैं कैसे इसको निकालूंगा। तो इसका एक सीधा सा तरीका है जो मैंने थोड़ी देर पहले तुमको बताया था कि इसके एटम्स कैलकुलेट करो। इस मॉलिक्यूल के अंदर X के एटम कितने हैं, 8 हैं, इनटू इसके जो मोल्स होंगे वो किसके बराबर होंगे, इसके जो एटम है और इसके जो मोल्स होंगे उसके बराबर होगा। तो यहाँ पे एटम कितने हैं X के 1 इनटू मोल्स ऑफ NX। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ M3X8। बात समझ आया सबको। M3X8 ये हमारा एक मॉलिक्यूल है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, उसी से हमारे पास NX बना होगा। तो X के लिए अप्लाई करें तो X के लिए इसके एटम इनटू मोल्स, यहाँ पे X के एटम इनटू इसके मोल्स। अब यहाँ पे इसके मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, देखो यहाँ पे X इक्वल टू हम लोग को मालूम है, मोल्स का मतलब होता है, मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, मोल्स का मतलब होता है मोल्स इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक ना। मोल्स इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है मोल्स निकालने का। और हमको तो वेट के साथ डील करना है, क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया, वेट दिया गया है, तो वेट के साथ हमको डील करना है। तो मैं यहाँ पे मोल्स की जगह ये फॉर्मूला पुट कर देता हूं, तो क्या बनेगा 8 इंटू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। और यहां पे भी सेम वही काम करने वाला, 1 लगाऊंगा यहाँ पे, 1 इंटू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब मैं ये छोटी सी जगह में मैं मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करूंगा। देखो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट किसका निकालना है, इसका निकालना है और इसका निकालना है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ M3X8। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो 3M, 3 एटम M के हैं, प्लस 8X। तो एक M का जो है वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, देखो यहाँ पे M का जो है एटॉमिक मास हमको दिया गया है 56।
तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 56 प्लस 8 इंटू एक्स का कितना दिया गया है, 80 दिया गया है, 80। तो यहां पे आ जाएगा टोटल 168 प्लस 640, 168 इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 168, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 640, और ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 808। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना निकल के आ गया 808। अब इसका भी मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, इसका ये वाला NX का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NX। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NX तो N प्लस X करेंगे हम लोग। तो N का वैल्यू कितना दिया गया है, देखो यहाँ पे 23, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा 1 इंटू 23 प्लस X का वैल्यू तो हमको मालूम है 80 होता है, तो यहाँ पे 1 इंटू 80, मतलब यहाँ पे 80 और 23 को ऐड करेंगे प्लस 80, तो कितना हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा 10 103, कितना हो जाएगा 103। ये मॉलिक्यूलर वेट NX का निकल गया, ये मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास M3X8 का निकल गया। अब इसमें हम लोग सीधा सीधा पुट करेंगे, तो यहाँ पे तो वेट हमको दिया हुआ था, वेट हमको कितना निकालना था NX का 206, तो यहाँ पे वेट प्रोड्यूस्ड NX का तो यहाँ पे क्या है इक्वल टू 206 ग्राम था हमारे पास, तो इसी में हम लोग अप्लाई कर देंगे, तो 8 इंटू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इसका निकल के आ गया 808 इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो वेट कितना है 206 डिवाइडेड बाय 103, और इसको मैं काटूंगा तो ये आ जाएगा 2, 103 इंटू 2 करेंगे तो 206 आ जाएगा, और यहाँ पे इसको काटूंगा तो 101 आ जाएगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो वेट कितना निकला, तो वेट हमारे पास निकल गया 2 इंटू 101 इक्वल टू 202 ग्राम। इसका मतलब समझ में आता है तुम लोगों को, M3X8 का 202 ग्राम लेंगे तो हमारे पास 206 ग्राम हमको क्या मिलेगा NX मिलेगा। NX कितना मिलेगा 206। क्लियर हो गया सबको, मतलब यहां से हमको ये समझ में आ गया कि 202 ग्राम of M3X8 is required for preparation of 206 ग्राम NX। 202 ग्राम से हमको 206 ग्राम, 202 ग्राम M3X8 से 206 ग्राम हमको NX मिलने वाला है। बात समझ में आ सकता है। अब तुम लोग बोलोगे कि देखो 202 ग्राम से 206 कैसे बन सकता है, तो हमने तो केवल इसके बेसिस पे बात की ना, तो यहाँ पे तो रिएक्शन में Na2 CO3 भी है, दोनों कंबाइन होंगे तो इतने सारे प्रोडक्ट बनेंगे, तो इसका टोटल मास इसके टोटल मास के बराबर होने चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ इसको और इसको कंपेयर कर रहा हूँ, तो 202 ग्राम से हमको 206 मिल सकते हैं। बात समझ में आ गई सबको, क्लियर है? तो चलो इसके आगे देखते हैं। अब हमको क्या करना है, हम लोग को अब पीयूसी जो है हम लोग को समझ में आ चुका है, इसका मैं वेट यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका वेट मेरे को मिल चुका है 206 ग्राम, सॉरी 202 ग्राम, 202 ग्राम है ना, 202 ग्राम, और इसका जो वेट था वो 206 ग्राम था। अब मैं देखो यहाँ पे M भी है, यहाँ पे भी M है, तो दोनों के बीच में पीयूसी अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि M कॉमन होना चाहिए, एटम यहीं से यहाँ आया होगा, जितने एटम यहाँ पे लिए थे वही सभी एटम यहाँ पे आए होंगे, तो यहाँ से यहाँ मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो आगे हम लोग बात करते हैं, इसको नोट कर लो, इतना स्टेप नोट कर लो, नोट कर लो, मैं हट जाता हूँ। चलो अब यहाँ पे मैं इसको बताता हूँ कि इसके आगे क्या करना है। हमारे पास ये निकल चुके थे, अब देखो यहाँ पे देखो M से हमारे पास क्या बना M3X8, M से क्या बना M3X8 बना होगा, और इसका मास मेरे को मालूम है, तो सेम पीओसी अप्लाइंग ऑन
एम के ऊपर पीओसी अप्लाई करें, क्योंकि इन दोनों के बीच में अभी कॉमन यही है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बोलूंगा कि 1 मोल 1 इंटू मोल्स ऑफ एम इज इक्वल टू 3, यहाँ पे देखो 3 लिखा है, तो 3 इंटू मोल्स ऑफ M3 एक्सेट। अब मैं मोल्स का फॉर्मूला जानता हूँ, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो यहाँ पे 1 इंटू वेट लिख लेता हूँ और मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 है तो 3 इंटू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। और अभी देखो M3X8 और यहाँ पे क्या हो गया, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर, 1 लिखो चाहे मत लिखो एक ही मतलब है, हमको ये वेट निकालना था। इसका मॉलिक्यूलर वेट हमको मालूम है 56 होता है, देखो यहाँ पे 56, तो वेट अपॉन 56 इज इक्वल टू 3 इंटू इसका वेट हमने निकाल के रखा था देखो 202, इसका कितना था 202, और डिवाइडेड बाय हमने इसका मॉलिक्यूलर मास निकाला था कितना M3, इसका मॉलिक्यूलर मास M3 X8 का कितना था इक्वल टू 808 हमने कैलकुलेट किया था, तो इससे हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो अब यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वेट इज इक्वल टू 56 इंटू 202 इंटू 3 अपॉन 808। अब इसको कैंसिल आउट करो, इससे काटो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 101 और ये हो जाएगा तुम्हारे पास 404 और ये काटेंगे तो 0.25 आएगा, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 56 इंटू 3 इंटू 0.25 और इसको टोटल करेंगे तो 42 ग्राम हमारे पास आंसर आएगा। तो ये हमारे पास जो है ऑप्शन ए इज करेक्ट, 42 ग्राम हमारा सही आंसर है। बात समझ में आया कैसे पीओसी हमने अप्लाई किया। हम लोग केवल बैलेंसिंग करते हैं, एटम जो रिएक्टेंट साइड में होता है उतने ही एटम हमको प्रोडक्ट साइड में देखने को मिलता है। टोटल एटम कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल इनटू मोल्स ऑफ दैट मॉलिक्यूल। जितने मॉलिक्यूल के मोल्स होंगे और एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स होंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल एटम आ जाता है। तो टोटल एटम को हम लोग क्या करते हैं, दोनों को बैलेंस करते हैं। तो चलो यहाँ पे खत्म करते हैं पीओसी। एक अनदर वीडियो आएगा लिमिटिंग रीजन का, उसमें हम लोग दोबारा मिलेंगे। बाय, ऑल द बेस्ट।